आरव के बाथरूम में जाने के बाद अब रूम में सिर्फ नव्या और आर्यन ही बचे थे। आरव जैसे ही गया, नव्या बेड पर बैठे हुए आर्यन को घूरने लगी। आर्यन को पता था कि नव्या उसे क्यों घूर रही है, पर उसने अनजान बनते हुए ही नव्या से पूछा, क्या हुआ? इस क्यों देख रही हो मुझे? नव्या को इस आदमी की बेशर्मी पर हैरानी हो रही थी। वो अब कितना मासूम बनकर उससे ही सवाल कर रहा था। नव्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बेड से उठाया। आर्यन नव्या के यूं खींचने से हैरान तो हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो भी नहीं चाहता था कि आरव उनकी इस वैसी बातें सुने। वो चुपचाप नव्या के खींचने से खींचता हुआ चला गया। नव्या उसका हाथ पकड़कर किचन में लाए। आर्यन उसके खींचने से उठता भी नहीं, क्योंकि नव्या में इतनी ताकत अभी तक नहीं आई थी कि वो उसके हाथी जैसे शरीर को उठा सके। पर फिर भी आर्यन खुद उसके पीछे पीछे किचन तक आ गया था। नव्या ने आर्यन को कितने में लाकर एक झटके के साथ छोड़ दिया। आर्यन ने अपनी आंखें छोटी की, पर कुछ नहीं कहा। वो आज जैसे इंतजार कर रहा था कि नव्या उससे कुछ बोल। नव्या ने आर्यन के गुस्से में देखते हुए कहा, ये क्या गंदी हरकत की है तुमने बाथरूम में? नव्या की ये बात सुनकर आर्यन ने अपने हाथ की एक उंगली से अपना माथा खुजाते हुए कहा, वही जो तुम समझी, मैं वही करके आया हूं। नव्या, लेकिन क्यों? और तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे कपड़े के साथ इतनी गंदी हरकत करते हुए? आर्यन, क्यों? इसमें गंदा क्या है? अब नव्या को आर्यन से फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, आखिर वो इस गधे को क्या समझाए। ये कितना एम्बैरसिंग था उसके लिए। नव्या ने फिर भी आर्यन को जवाब देना बंद नहीं किया, और इस बात वो थोड़ा सा तुनक कर बोली, वो मेरे कपड़े थे और तुमने उनका यूज गंदे कामों में किया। आर्यन, तुम्हें कैसे पता कि मैंने उनसे कुछ गंदा ही किया है? नव्या, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तुम्हारा वाइट वाइट उस पर लगा हुआ है। तुमने अपने हाथों का उसे किया है, और उसमें भी मेरे कपड़े के साथ। नव्या के मुंह से ये सब सुनकर आर्यन को आज न जाने क्यों पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे हमेशा से करिश्मा अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए अच्छी लगती थी, पर आज उसे नव्या का यूं शर्माना भी अच्छा लग रहा था। वो भले ही आज उसके बच्चे की मां थी, पर आज के वक्त भी वो उसका नाम ठीक से नहीं कह पा रही थी। सिर्फ वाइट वाइट के कर वो अपनी बातें कंप्लीट कर रही थी। आर्यन ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसके मन में एक आइडिया आया। आर्यन, तुम्हारे कपड़ों पर क्या वाइट वाइट लगा हुआ है मैं नहीं जानता, और तुम्हारे कपड़े क्या करने के कारण इतना सिकुड़ गए ये भी मुझे नहीं पता। अगर तुम मुझे क्लियर बता दो तो शायद मुझे पता लग सके। नव्या अब उसकी ये बदतमीजी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने आर्यन से आगे कुछ नहीं कहा। पर यह नव्या का मुंह था जो बंद होने का नाम ही नहीं लेता था। नव्या ने जाते हुए ही आर्यन से कह दिया, मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम तो खुद इन घटिया चीज में बहुत माहिर हो। मैं अब वो कपड़े फेंक ही दूंगी, तब तुम खुश रहना। नव्या ये कहकर वहां से जाने लगी तो आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा, जिससे नव्या उसकी चेस्ट से जा लगी। नव्या ने अपना चेहरा ऊपर किया तो उसके सामने आर्यन का गुस्से भरा चेहरा था। आर्यन ने एक एक शब्द चबाते हुए नव्या से कहा, वो जो वाइट वाइट था ना, तुम्हारा बेटा भी उसी की वजह से है। इतना कहकर आर्यन ने झटके से नव्या को छोड़ दिया और वहां से चला गया। उसे अंदर से नच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नव्या के बिना कुछ ज्यादा कहे ही उसे बेहद गंदा बना दिया था कि अब उसकी कपड़ों को आर्यन ने उसे कर लिया, तब इसलिए वो अब उन्हें फेंकने ही वाली है। आर्यन का यही सोच सोचकर और ज्यादा मूड खराब हुआ जा रहा था। लेकिन फिर से उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया और वो दोबारा से नव्या के अपार्टमेंट में अंदर आया। नव्या ने उसे देखा तो आर्यन ने उससे तो कुछ नहीं कहा, पर हाँ, वो डाइनिंग टेबल पर एक चाबी रखकर चला गया। नव्या समझ गई कि ये आर्यन के अपार्टमेंट की चाबी है। वो भी आर्यन से कुछ नहीं कहती है और ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। आज वो आरव को स्कूल तो नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो उसे आज मेहरा मैंशन में भेजने वाली थी। जब आरव नहाकर बाहर आया तो नव्या ने पूरा नाश्ता तैयार कर लिया था। उसने सब कुछ आरव को थोड़ा थोड़ा करके खिला दिया। जब आरव ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया तब नव्या भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। आरव आज थोड़ा चुप चुप था। कल के हादसे की वजह से वो थोड़ा सा गुमसुम हो गया था, पर नव्या जानती थी उसे क्या करना है। अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार से मेहरा मैंशन ले जाने लगी।
मेहरा मेंशन में आते ही आरव के मन की उदासी थोड़ी कम हुई। वो आरती से जाते ही गले लग गया। आरती जी ने भी आरव को खूब प्यार किया, आखिर उनके पिता होने का अरमान था, लेकिन यहाँ पर तो उनके एक भी बेटे को अभी तक अपनी लाइफ में कोई बच्चा ही नहीं चाहिए था, ऐसा आरती जी को लगता है। कोष्टक नव्या ने अगले दिन उठकर आरव को ब्रेकफास्ट करवाया और उसे लेकर मेहरा मेंशन के लिए निकल गई। शायद कल का ट्रॉमा उस लिए ज्यादा ही बड़ा था, जिस वजह से वो थोड़ा शांत हो गया था। पर नव्या तो उसकी माँ थी और मैं की नज़र से तो कभी कुछ नहीं छुपता। इसी तरह आरव की शांति भी नव्या से नहीं छिपी थी। वो जानती थी कि मेहरा मेंशन में रहने वाला हर इंसान उसके बेटे को कितना प्यार करता है। ऊपर से उस घर में इतने सारे लोग थे कि आरव को वहां पर शांत रहने की इजाजत नहीं मिलने वाली थी। खासकर आरती जी, जो कि आरव की ग्रैंड मदर जैसी ही थी, वो तो आरव को बुलवा कर ही रहती, इसलिए नव्या अब आरव को अपने साथ मेहरा मेंशन ले जाने लगी। थोड़ी देर बाद ही उनकी कार मेहरा मेंशन के सामने आकर रुकी। गाड़ी की आवाज सुनकर ही आरती जी बाहर आ गई थी, और जब उन्होंने नव्या की कार को देखा तो उन्हें अपने अंदर एक खुशी महसूस हुई। वो थोड़ा तेजी से बाहर निकली और आरव के साइड का दरवाजा खोल दिया और उसे बाहर निकाल लिया। आरव ने भी बाहर आते ही उन्हें हक कर लिया था। वही आरती जी ने भी उसके गाल पर किस कर दी और उससे पुचकारते हुए कहा, कैसा है मेरा राजा बेटा? कुछ परेशानी तो नहीं है ना वहां रहने में? उनकी बात सुनकर आरव ने न में अपना सिर हिला दिया। उसे इस तरह से सिर हिलाता हुआ देखकर आरती जी को भी कुछ अजीब लगा, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नव्या ने भी ये नोटिस किया और अपनी कार से बाहर निकलकर आरती जी के पैर छुए। आरती जी ने भी उसे आशीर्वाद दिया और वो तीनों मेंशन में चले गए। मेंशन में आकर आरी जी और आरव एक ही सोफा पर बैठ गए। वहां पर आशी नहीं थी तो नव्या ने आरती जी से पूछा, वो आंटी आशी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। बेटा वो तो अपने रूम में ही होगी, और कहाँ जाएगी? उनकी बात सुनकर नव्या ने आरव से कहा, बेबी आशी मासी के पास जाओ, जब मैं बुलाऊं तब यहाँ आ जाना। आरव ने इसकी बात पर ओके कहा और आशी के रूम में चला गया। आरव को यहाँ से नव्या ने जाने को कहा था और इतना देखकर ही आरती जी समझ गई कि जरूर कोई बात है जो नव्या उनसे अकेले में करना चाहती है। इसलिए उन्होंने नव्या से खुद ही कहा, अब यहाँ पर मैं सिर्फ डायलॉग ही लिखूंगी तो प्लीज खुद ही समझ जाना कि किसने कहा। क्या हुआ बेटा, कोई बात हुई है क्या? कहीं उस आर्यन ने तो कुछ नहीं किया ना? उद्धरण चिन्ह। नो आंटी, ऐसी कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब कुछ हुआ है क्या वहां पर? हाँ आंटी, वो एक्चुअली कल मेरी और आर्यन की बहस हो गई थी और ये तब हुआ था जब मैं आरव को स्कूल से ले आई थी। बहस होने के बाद मैं ऑफिस चली गई थी, लेकिन आरव आर्यन के साथ ही था और आई थिंक उसे भी कुछ काम आ गया था, जिस वजह से वो आरव को सोता हुआ लॉक कर गया और अपने ऑफिस में चला गया। जब मैं रात को वापस आई तब मुझे पता चला कि आरव तो लॉक है। ऊपर से कल आर्यन लाइट ऑफ करके गया था, जिस वजह से आरव बहुत डर गया था। बहुत मुश्किल से उसे बाहर निकाला था, पर जब वो बाहर आया तब तक वो डर की वजह से बेहोश हो गया था। और शायद वही सदमा उसे आज भी है, जिस कारण वो आज इतना ज्यादा चुप है। ये आदमी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? आखिर वो क्या सोचकर इतने से बच्चे को अंधेरे में लॉक करके गया था? अब वो सब छोड़िए आंटी, वो तो है ही ऐसा, पर मैं यहाँ आरव को आज पूरा दिन छोड़ सकती हूँ। वो अकेले में और ज्यादा डरेगा न, इसलिए कोई बात नहीं है नव्या, तुम उसे आज के लिए यही छोड़ दो। मैं और आशी आज उसका ख्याल रखेंगे। ओके आंटी, तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। इतना कहकर नव्या वहां से चली गई और आरती जी भी आशी के रूम में चली गई, जहां अब आरव थोड़ा थोड़ा सा ही सही पर बात कर रहा था। उन्हें देखते हुए आरती जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रॉय विला। अथर्व, जो कि रोज सुबह 7 बजे उठ जाता था, आज वो अभी तक सो रहा था। मनी उसके रूम में आया और जब उसने अथर्व को अब भी सोता हुआ देखा तो जाकर खिड़की पर से पर्दे हटा दिए। खिड़की से धूप की रोशनी आने लगी थी और सीधे बेड पर लेटे हुए अथर्व पर पड़ रही थी। उस रोशनी के अपनी आंखों पर पड़ने से अथर्व जाग गया। जब उसने अपनी आंखें खोलो तो उसके सामने ही मनी खड़ा हुआ था।
मणि को देखते ही जैसे अथर्व को याद आ गया था कि कल रात को क्या क्या हुआ था। अथर्व चुपचाप बेड से उठ गया और सीधे बाथरूम में चला गया। जब अथर्व फ्रेश होकर बाहर आया तब भी मणि वहीं पर खड़ा हुआ था। उसको इस तरह से देखकर अथर्व को समझ आ गया कि जरूर मणि को उससे कुछ बात करनी है। इसलिए उसने अपने कपड़े पहनते हुए ही मणि से कहा, बताओ क्या हुआ? कुछ दिक्कत है क्या उसके साथ? उद्धरण चिन्ह। अगेन सिर्फ दिलूग होंगे तो फिर से एडजस्ट कर लेना। कोष्टक। अम्मा हाँ, सिर्फ वो कुछ बात थी जो आपको जानना जरूरी है। ये सब कुछ इस तरह का है कि आप खुद ही ये सब समझ जाए, वही बेहतर होगा। इसके बाद मणि ने अथर्व की बात सुन बगैर ही उसके सामने एक ब्लैक कलर की फाइल बढ़ा दी। अथर्व को वो जो भी कुछ बताना चाहता था वो अब उसमें ही था। अथर्व ने जैसे ही फाइल ओपन किया उसके सामने नव्या का फोटो आकर गिरा। अथर्व ने उसे देखा और वो समझ गया कि इस फाइल में अथर्व को नव्या की डिटेल्स मिलेगी। अथर्व ने वो फाइल खोली और उसमें लिखी एक एक डिटेल्स को अच्छे से पढ़ने लगा। पर जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। और जब वो आखिर के पेज पर पहुंचा तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि वो किसी सदमे में हो। उसकी शक्ल देखकर ही मणि समझ गया कि उसी की तरह ही अथर्व को भी धक्का लगा है। और ऐसा होता भी कैसे नहीं। जिंदल परिवार के साथ इन कुछ बीते हुए सालों में क्या क्या हुआ ये जानकर तो सभी को शॉक्ड होना ही था। अथर्व ने वो फाइल पढ़ने के बाद उसे एक साइड में रख दिया और मणि की तरफ देखते हुए बोला, कितना कुछ हो गया है मणि, सब कुछ बदल गया है। उद्धरण चिन्ह। यस बॉस, इन कुछ ही सालों में सब कुछ चेंज हो गया है। जिंदल परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार राठौर परिवार था और आज के वक्त में भी राठौर परिवार का इकलौता बेटा आर्यन राठौर नव्या मैडम की लाइफ को हेल बनाने में लगा हुआ है। इसके बाद मिस्टर जिंदल और ऋषभ कहाँ गायब हो गए, इनके बारे में अभी तक कोई भी डिटेल नहीं मिली है सिर्फ। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है उनके गायब होने के आर्यन राठौर का ही हाथ है। और अब वो कहाँ है ये उसके अलावा कोई और नहीं जानता। उसने तो पूरे जिंदल परिवार को बर्बाद ही कर दिया है। मणि, जितना जल्दी हो सके उन दोनों के बारे में पता करो और 6 साल पहले का जो भी किस्सा है उसको जल्द से जल्द पता करो। ओके सर, वेस तो मैंने कुछ लोगों को पहले ही काम पर लगा दिया है, पर अब मैं उन्हें ये सब और जल्दी करने को बोलूंगा। आप आज ऑफिस जाएंगे? नहीं आज नहीं, आज मेहरा कंपनी जाना है अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डील क्रैक करने। ये कह अथर्व एक डेविल स्माइल करने लगा और मानी उसे ये करता हुआ देखकर समझ गया कि वो आखिर मेहरा कंपनी क्यों जा रहा है। आखिर उसकी लेडी बॉस वहां पर थी तो अब तो सिर को भी वहां पर जाना ही था। ओके सर, वेस तो मैंने कुछ लोगों को पहले ही काम पर लगा दिया है, पर अब मैं उन्हें ये सब और जल्दी करने को बोलूंगा। आप आज ऑफिस जाएंगे? नहीं आज नहीं, आज मेहरा कंपनी जाना है अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डील क्रैक करने। ये कह अथर्व एक डेविल स्माइल करने लगा और मानी उसे ये करता हुआ देखकर समझ गया कि वो आखिर मेहरा कंपनी क्यों जा रहा है। आखिर उसकी लेडी बॉस वहां पर थी तो अब तो सिर को भी वहां पर जाना ही था। मेहरा कंपनी। कपिल इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था और उसके सामने इसका लैपटॉप रखा हुआ था जिसमें इस वक्त कहीं की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी और उसे देखते हुए कपिल की नजरें जैसे झलक भी नहीं रही थी। वो एक तक अपने सामने रखे लैपटॉप में देखे जा रहा था। तभी उसके केबिन का डोर अचानक खुल गया और राहुल तेजी से उसके पास आया। केबिन के अचानक खुलने से कपिल घबरा गया और उसने जल्दी से वो लैपटॉप बंद कर दिया और राहुल को दांतते हुए बोला, तुम में अकल नहीं है क्या? बिना नोक किए किसी के केबिन के आते हैं क्या? सॉरी भाई, वो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा बॉस बेटा हुआ है। आगे से ध्यान रखूंगा। वेल, इस फाइल साइन चाहिए थे। इधर दो इसे और जाओ यहाँ से। नहीं भाई सॉरी बॉस, इंपॉर्टेंट वर्क है, आप साइन कर दो, मैं फाइल लेकर चला जाऊंगा। राहुल की बात सुनकर कपिल ने साइन कर दिए और राहुल वो फाइल लेकर वहां से चला गया। उसने दोबारा से अपना लैपटॉप खोला और फिर से उसे देखने लगा। ये नव्या के केबिन की फुटेज थी जो कि लाइव थी। अब क्योंकि कपिल यहाँ का बॉस था तो उसके पास हर एक कैमरा का रिकॉर्ड होना लाजमी था, इसलिए उसे नव्या की केबिन की फुटेज देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कपिल ने खुद में ही सोचते हुए कहा,
मुझे जल्दी ही नव्या से बात करनी होगी। आखिर काव्या की अकल तभी ठिकाने आएगी। इतना कहकर कपिल अपने ही ख्यालों में डूब गया और बेचारा राहुल एक दुखी मन के साथ वहां से चला गया। राहुल बहुत सेंसिटिव था। अगर कोई उसे थोड़ा बहुत भी कुछ कह दे तो उसे वो बातें हट कर जाती थी। और यहाँ तो कपिल उसका सगा भाई था और वो उससे इतना रूड होकर बोल रहा था। राहुल वो फाइल लेकर नव्या के पास आया और उसे फाइल देते हुआ बोला, आगे से तुम खुद उस खडूस के पास जाना, मैं नहीं जाऊंगा। नव्या ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो समझ गई कि जरूर कपिल ने उसे कुछ कहा होगा और उसकी वजह से राहुल उदास होगा, इसलिए उसने सिर्फ ओके कहा और अपने काम में लग एग्री। और राहुल भी वहां से अपने केबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद मिस्टर मेहरा के कहने पर नव्या को उनके केबिन में बुलाया गया था और जहां नव्या थी वहां पर राहुल का जाना इम्पोर्टेंट था। नव्या मिस्टर मेहरा के सामने बैठी हुई थी और राहुल भी उसी के साथ था। थोड़ी देर बाद इनमें बात शुरू हो गई। मिस्टर मेहरा अंडरस्कोर नव्या, तुम लोगों का फैशन वीक की तैयारी कैसी चल रही है? नव्या, ठीक है अंकल। राहुल की वजह से हर एक काम बिल्कुल सही तरीके से हो जाता है। अगर आप राहुल को मेरे लिए यहाँ पर नहीं लेट तो शायद मैं ये जिम्मेदारी कभी भी नहीं निभा पाती। वे बात नव्या ने कपिल के सामने बोली थी और उसका मेन मोटिव यही था कि कपिल राहुल को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दे और उसे भी बाकियों की तरह ही इज्जत दे। राहुल को भी नव्या से अपने लिए इस तरह के शब्दों की उम्मीद नहीं थी। वो ये सुनकर खुश हो गया था। उसे अच्छा लगा था कि एटलीस्ट कोई तो है जो उसके लिए बोल रहा है। वहीं मिस्टर मेहरा भी ये सुनकर खुश हुए थे कि अब राहुल धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जब नव्या खुद उसकी तारीफ कर रही है तो इसका मतलब साफ था कि अब उनका तीसरा बेटा भी उनके बाकी दोनों बेटों की तरह ही उनका सहारा बन जाएगा। नव्या की बातें सुनकर शिवा को भी अच्छा लगा था, पर कपिल समझ गया था कि नव्या उसे ही सब सुना रही है, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाया। मिस्टर मेहरा, नव्या, तुमने रॉय एंटरप्राइज का नाम तो सुना ही होगा है ना? रॉय एंटरप्राइजेस का नाम सुनकर नव्या को अथर्व का चेहरा याद आने लगा। उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल नव्या को याद आने लगा। कैसे वो उससे रेस्टोरेंट में बहस कर रही थी और उसे गरीब होने का टैग दिए जा रही थी, और फिर बाद में मैनेजर के आने के बाद उसकी खुद की ही बोलती बंद हो गई थी। इसी तरह से कल अथर्व की ही वजह से नव्या आरव को बाहर निकल पाई थी, वरना आरव को और ज्यादा देर तक लॉक रहना पड़ता। नव्या, जी अंकल, मैंने सुना है हाल ही में रॉय एंटरप्राइजेज इंडिया की टॉप कंपनी हो चुकी है, जिसके कंपटीटर्स तो बहुत है पर केज उसे हरा नहीं पा रहा है। कपिल, यू हैव अ गुड नॉलेज नाव्या। नव्या ने बस स्माइल कर दिया। पता नहीं क्यों पर कपिल का बिहेवियर चेंज लग रहा था उससे। वो आज कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट नहीं था। मिस्टर मेहरा, नव्या, आज वहां के मालिक मीन्स अथर्व रॉय खुद यहां पर आ रहे हैं, वो भी उसी फैशन वीक के सिलसिले में। नव्या, तो क्या हम उनसे डील करने वाले हैं अंकल? शिवा, राइट नव्या, उनकी कंपनी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बस अब ये तुम्हारे और राहुल के हाथ में है। राहुल, क्या भाई मेरे हाथ में है? मिस्टर मेहरा, यही मेरे बेटे की तुम अथर्व रॉय को इस तरह से डील करो कि वो ये डील यहां से साइन करके ही जाए। नव्या, क्या तुम ये कर लोगे राहुल? अकेले? राहुल, नो वेज नाव्या, उनके सामने तो शायद मेरी बोलती ही बंद हो जाएगी। नव्या, एग्जैक्टली, इसलिए वहां पर तुम मेरा साथ देना और मैं तुम्हारा। डील? राहुल, डील। उनकी बॉन्डिंग देखकर मिस्टर मेहरा को काफी अच्छा लगा। वो समझ गए थे कि अब राहुल को सुधारने के लिए उन्होंने इस बार बिल्कुल सही फैसला किया है। थोड़ी देर और सब कुछ डिस्कस करने के बाद नव्या और राहुल वहां से अपने केबिन में चले गए। उन्हें जल्द से जल्द अथर्व के सामने प्रेजेंट करने के लिए सब तैयार करना था। कुछ देर बाद मीटिंग रूम, मिस्टर मेहरा, कपिल, शिवा, नव्या, राहुल और उनके साथ ही कुछ और लोग मीटिंग रूम में बैठे हुए थे और अब वहां के बादशाह अथर्व का वेट हो रहा था। थोड़ी देर बाद मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और उसमें से कई सारे लोग अंदर आए। जब लगभग सभी अंदर आ गए तब मनी अंदर आया। उसको एक बार देखते ही नव्या पहचान गई थी कि वो अथर्व का असिस्टेंट है। आखिर मनी की भी कोई पर्सनैलिटी भी कुछ कम नहीं थी।
अथर्व और उसमें बस यही डिफरेंस था कि मणि उसके ऑर्डर लेता था, जिससे सबको पता लग जाता था कि वो अथर्व का असिस्टेंट है। मणि के अंदर आने के बाद भी नव्या की नजरें दरवाजे पर ही थी, और ये मणि ने अच्छे से नोटिस किया था। शायद उसकी फ्यूचर लेडी बॉस को सब्र नहीं हो रहा था उसके बॉस को देखने के लिए। जब मणि अंदर आ गए तब उसके पीछे ही अथर्व अंदर आया, दोनों हाथों को पैंट की पॉकेट्स में रखे हंस। ब्लैक कलर के कोट पैंट में अथर्व बहुत सेक्सी लग रहा था, और नव्या उसे देखे ही जा रही थी। सच कहा जाए तो नव्या कल आरव को बचाने के लिए अब भी उसकी एहसानमंद थी। उसे तो अथर्व में जैसे अपने बेटे की जिंदगी नजर आ रही थी। कल आरव को बचाकर जैसे अथर्व ने उस पर एक एहसान कर दिया था, जिसको नव्या शायद कभी भी नहीं चुका सकती थी। अथर्व के अंदर आते ही मीटिंग हॉल में बैठे हुए हर एक आदमी की नजर उस पर टिक गई। मणि ने आगे बढ़कर मिस्टर मेहरा से कहा, मणि, हेलो मिस्टर मेहरा, नाइस टू मीट यू। मिस्टर मेहरा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हम मीटिंग स्टार्ट करें? अथर्व, यस, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सो प्रेजेंट कौन करेगा प्रोजेक्ट्स को? मिस्टर मेहरा, ये हमारे फैशन वीक की हेड मिस नव्या है और ये उनके पार्टनर मिस्टर राहुल। अथर्व, ओके लेट्स स्टार्ट देन। अथर्व के इतना कहते ही मिस्टर मेहरा ने नव्या और राहुल को इशारा किया। उनका इशारा समझते हुए राहुल और नव्या ने अपनी प्रेजेंटेशन देनी स्टार्ट कर दी, और राहुल भी उसका अच्छे से साथ दे रहा था। राठौर कंपनी। आर्यन अपनी चेयर पास खड़ा हुआ था और उसकी चेयर पर एक लड़की बैठी हुई थी। उन दोनों के ही शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरे केबिन में आर्यन के मूंछ सुनाई दे रहे थे। आर्यन ने उस लड़की के हेड को अपनी तरफ और ज्यादा प्रेस करते हुए कहा, डू इट फास्ट डैम इट, आई हैव टू गो समवेयर एल्स ऑल्सो। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही उस लड़की का सिर और ज्यादा तेजी से मूव करने लगा था। थोड़ी देर के बाद आर्यन रिलैक्स हो गया। उसने उस लड़की के हाथ की कलाई पकड़ ली और उसे सीट पर से खड़ा करके दूर कर दिया, और खुद अपनी चेयर पर बैठ गया। वही फर्श पर गिरने के बाद उस लड़की का फेस ठीक से दिखाई दिया। वो करिश्मा थी। उसके पूरे चेहरे पर इस वक्त व्हाइट लिक्विड था, जिसे वो अब भी हटाने की जल्दी में नहीं थी। आर्यन की भी सांस इस वक्त नॉर्मल होने लगी थी। उसने फर्श पर पड़े हुए अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहनने लगा। वही करिश्मा भी अब फर्श से उठी और एक टिश्यू से अपना फेस साफ करने लगी। आर्यन ने जब अपने कपड़े पहन लिए तो उसने करिश्मा से पूछा, क्या चाहिए? आर्यन, वो देखो ना पारुल, मुझे राठौर मेंशन में एंटर ही नहीं करने देती है। उद्धरण चिन्ह। ये ऑर्डर उसे मैंने ही दिए है। उद्धरण चिन्ह। पर क्यों आर्यन? हम दोनों रिलेशन में हैं तो क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारे घर आ सकूं? नहीं। लेट मी करेक्ट योर फर्स्ट। वी आर नॉट इन रिलेशनशिप। You are just my nothing else. You are here in my company because you're satisfied my needs. There's nothing between us. उसकी बात सुनकर करिश्मा की आंखों में हल्की नामी आ गई। वो धीरे से बोली, मैं तो बस मॉम से मिलना चाहती हूँ आर्यन। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें क्या लगता है करिश्मा? मुझे नहीं पता कि तुम मेरे डैड के रूम में क्या करने गई थी। उसकी बात सुनकर करिश्मा की सांस अटक गई। आर्यन को जरूर पारुल ने ही बताया होगा, या फिर आर्यन के डैड ने उसे खुद ही बता दिया। आर्यन ने फिर अपने सामने रखे हुए टेबल की एक ड्रॉर खोली और उसमें से एक नोट की गद्दी निकालकर करिश्मा की तरफ फेंक दी। करिश्मा ने ये देखा तब भी उसकी नजरें आर्यन पर से हटी नहीं। वही आर्यन ने जब उसे अब भी बैठे हुए देखा तो उसने चीखते हुए कहा, इज्जत से अपने कपड़े पहन और निकल यहाँ से। मैं नहीं चाहता मेरे ऑफिस में कोई तमाशा हो, इसलिए बेहतर होगा खुद ही निकल जा यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही करिश्मा ने अपने कपड़े पहन लिए और उठ गई। उसने वो नोटों की गड्डी उठाए और वहां से चली गई। उसके जाते ही आर्यन ने नील को कॉल करके केबिन में सफाई करने को बोल दिया और वहां से चला गया। आर्यन ने फिर अपने सामने रखे हुए टेबल की एक ड्रॉर खोली और उसमें से एक नोट की गद्दी निकालकर करिश्मा की तरफ फेंक दी। करिश्मा ने ये देखा तब भी उसकी नजरें आर्यन पर से हटी नहीं। वही आर्यन ने जब उसे अब भी बैठे हुए देखा तो उसने चीखते हुए कहा, इज्जत से अपने कपड़े पहन और निकल यहाँ से। मैं नहीं चाहता मेरे ऑफिस में कोई तमाशा हो,
इसलिए बेहतर होगा खुद ही निकल जा यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही करिश्मा ने अपने कपड़े पहन लिए और उठ गई। उसने वो नोटों की गड्डी उठाए और वहां से चली गई। उसके जाते ही आर्यन ने नील को कॉल करके केबिन में सफाई करने को बोल दिया और वहां से चला गया। मेहरा कंपनीज। सो अगर आप हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको इसमें डबल बेनिफिट होगा। ये कहते हुए नव्या ने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की। उसकी प्रेजेंटेशन के खत्म होते ही कपिल ने क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दिया था और उसको देखते हुए बाकी सबने भी नव्या के लिए क्लैपिंग की, सिवाय अथर के। वो उसी तरह से बैठा रहा और अब भी अपने सामने रखे हुए स्क्रीन की तरफ देखता रहा। नव्या की उससे कुछ ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि वो उसके लिए क्लैपिंग करेगा। आखिर वो इतना बड़े कंपनी का बॉस था, उसके सामने न जाने रोज ही कितने लोग इससे भी बेहतर प्रेजेंटेशन देते होंगे, तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। सबके क्लैपिंग करने के बाद नव्या अपनी सीट पर आकर बैठ गई और मिस्टर मेहरा ने कहना शुरू किया, सो मिस्टर रॉय, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसा लगा? क्या आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? उनकी बात सुनकर भी अथर्व वैसा ही बैठा हुआ था। उसे इस तरह से इमोशनलेस देखकर नव्या और राहुल को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। उन दोनों ने ही इसके लिए बहुत मेहनत की थी, और अगर अथर्व ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनके प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। थोड़ी देर में पूरे मीटिंग रूम में शांति हो गई थी। हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आवाज कानों में पड़ते ही सबकी सांस में सांस आई थी। वो दोनों अब आगे के बात जानने के लिए बेताब होगी, पर अथर्व अब फिर से शांत हो गया था। नव्या और राहुल अब फिर से बेचैन हो गई थी, पर इस बार जब अथर्व ने बोलना शुरू किया तो काफी देर तक जैसे चुप ही नहीं हुआ। हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर मैंने ये चीज नोटिस की है कि ये दोनों ही अभी फ्रेशर है। मिस नव्या और मिस्टर राहुल दोनों को ही अच्छी असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट में ज्यादा लगेगी और कोई रिस्क में नहीं लेना चाहता। इसलिए बेटर यही होगा कि मिस नव्या और मिस्टर राहुल दोनों ही इस प्रोजेक्ट के लिए रॉय एंटरप्राइजेज में वर्क करें, वरना इसमें प्रोन लेन होगी। और अथर्व रॉय कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। आगे आप लोगों की चॉइस है कि आप क्या चुनते हो। अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मिस नव्या एंड मिस राहुल को रॉय एंटरप्राइजेज में वर्क करना होगा, वरना मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं नहीं करूंगा तो आप भी जानते हैं कि ये आपके लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। डोंट वरी मिस्टर मेहरा, आपके किसी भी एम्प्लॉय को रॉय एंटरप्राइज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपके एम्प्लॉय को वहां पर सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं तो हूं ही वहां पर। हर इन्वेस्टमेंट की ये शर्त खत्म नहीं होगी। आपको अगर डील चाहिए तो आपको मेरी शर्त मानना पड़ेगा, वरना दूसरे कंपनीज भी है जिनके साथ मैं ये डील कर सकता हूँ। होप आगे आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अथर्व ने इतना कुछ बोल दिया था और क्लियर कर दिया था कि अगर उसकी शर्त पूरी नहीं हुई तो मेहरा कंपनी डील को भूल सकती है। नव्या और राहुल ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों में ही कैसे ये समझौता हो गया था। फिर उन दोनों के एक साथ ही मिस्टर मेहरा को देखा, जो कि कुछ परेशान लग रहे थे और उन्हें ही देख रहे थे। नव्या और राहुल ने उन्हें देखते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और मिस्टर मेहरा को देखते हुए ही उन दोनों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए उन्हें इशारा कर दिया। नव्या की हाँ और साथ के राहुल को भी हाँ करता हुआ देखकर मिस्टर मेहरा को भी अथर्व के ऑफर से या ये कह लो अथर्व के कंडीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने अथर्व को एक बार देखा और फिर सब की तरफ अपनी नजर घूमते हुए फिर से अथर्व को देखने लगे। थोड़ी देर की शांति के बाद मिस्टर मेहरा ने कहा, इसके अलावा भी कोई और शर्त तो नहीं है ना मिस्टर रॉय आपकी? नो, अभी तो कोई नहीं है। होप कि आपके एम्प्लॉय अपना काम ठीक से करेंगे और मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ने सिर राहुल, और मैं आपको कोई हाई शिकायत का मौका नहीं देंगे। देन ऑफ डील साइन कर लेते हैं और प्लीज आप लोग कल टाइम से आ जाएगा रॉय एंटरप्राइज में। वो हमारे बॉस को लेट होना और लेट होने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। नो, कोई भी लेट नहीं होगा, सब टाइम पर ही आएंगे। ये बात मिस्टर मेहरा ने कही थी। नव्या और राहुल भी अब खुश थे।
आखिर इस प्रोजेक्ट के बाद मिस्टर मेहरा उन्हें खुद की कंपनी खोलने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। राहुल और नव्या ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिए थे, पर नव्या को क्या पता था कि उसकी किस्मत उसे कहां लेकर जाने वाली है। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन करते ही उसकी सिंधी अथर्व से जुड़ गई है, ये उसे एहसास भी नहीं था। नव्या और राहुल के बाद अथर्व ने भी साइन किए और उसके फेस पर एक जीत वाली स्माइल आ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद अथर्व और उसकी टीम वहां से जाने लगी थी और मिस्टर मेहरा और उनके साथी सब उन्हें बाहर तक छोड़ने आई थी। नव्या की आंखें जो कि अथर्व पर टिकी हुई थी, उनमें कुछ था जो कि अथर्व अच्छे से महसूस कर गया था। अथर्व के बाकी टीम मेंबर्स वहां से अपनी अपनी कार्स में बैठ गए थे, लेकिन वो और मणि जिस कार में थे, अथर्व ने उसे अभी तक चलने को नहीं कहा था। कंपनी के अंदर नव्या ने राहुल से कहा, राहुल सुनो, वो मुझे अपना लंच लेने जाना है। मैं आज लाई नहीं, मैं कैंटीन से आती हूँ। राहुल ने नव्या की बात सुनी और ओके के कर खुद अपने केबिन में चला गया। वो वहीं पर लॉन्च करने वाला था। राहुल से बात करने के बाद नव्या तेज कदमों से कंपनी से बाहर निकली और पार्किंग लॉट की तरफ चली गई। वही ब्लैक मर्सिडीज में बैठे हुए अथर्व ने जब मिरर में नव्या को देखा तो उसके फेस पर एक बेहद प्यारी स्माइल आ गई। उसे पता था कि नव्या आज उससे मिलने जरूर आएगी। उसने नव्या को अपनी कार के बेहद करीब आते हुए देखा, तब मणि से बोला, कार को हल्की स्पीड पर चलाना शुरू करो। मणि उसकी बात के पीछे का मतलब समझ गया और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। नव्या ने जब कार आगे बढ़ती हुई देखी तो चीखते हुए बोली, मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय। मणि ने कार रोक दी और नव्या को उनके पास आने दिया। नव्या जब बिल्कुल अथर्व के साइड में आ गई तब अताहर ने अपने तरफ का मिरर नीचे किया और नव्या को देखते हुए बोला, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें याद हूं। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? क्यों नहीं भूल सकती? आपकी वजह से मेरा बेटा बच गया तो मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? हम्मम वो तो है। और कुछ? अथर्व नव्या को छेड़ रहा था। वो उसे बातें बनाने पर मजबूर कर रहा था ताकि वो नव्या की क्रिएटिविटी को देख सके, और नव्या भी उसकी इस चालाकी को समझ नहीं पाई थी। हम्मम वो तो है। और कुछ? अथर्व नव्या को छेड़ रहा था। वो उसे बातें बनाने पर मजबूर कर रहा था ताकि वो नव्या की क्रिएटिविटी को देख सके, और नव्या भी उसकी इस चालाकी को समझ नहीं पाई थी। शायद तुम कुछ भूल रही हो, याद करो। अथर्व की बात सुनकर नव्या हैरानी से उसे देखने लगी। वो क्या भूली थी जो कि अथर्व को याद था? क्या वो कुछ गलत कर रही थी? पर उसका अथर्व के पास से हटने का मन नहीं हो रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि वो अथर्व के साथ है। ऊपर से अथर्व का उससे बात करते समय इतने प्यार से बोलना और इतनी तमीज से पेश आना नव्या को अच्छा लग रहा था। वो आर्यन में भी तो यही चाहती थी, पर उसके प्यार का उसे आर्यन से ये सिला मिला था। सॉरी, मुझे याद नहीं है मैं क्या भूल रही हूँ। लंच। हम्मम, तुम लंच भूल रही हो? टाइम हो गया है ना? अथर्व के ये कहने पर नचा को लगा कि शायद अथर्व चाहता है कि वो यहाँ से चली जाए, इसलिए वो ओके कहती है और कर से थोड़ा सी दूर हट जाती है। इसमें सॉरी की क्या बात है, आओ कार में बैठो। अथर्व इस वक्त अपनी साइड से उतर गया था और नव्या के लिए डोर पकड़कर खड़ा हो गया था। नव्या ने जब उसे ये करते हुए देखा तो हैरान सी खड़ी रही। अथर्व ने उसके चेहरे पर हैरानी के भाव देखे और कहा, मैं अकेले लंच नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे साथ चलो। अथर्व की बात सुनकर नव्या को अंदर से एक खुशी महसूस हुई, पर फिर भी उसने आगे बैठे हुए मणि की तरफ देखा, और उसे देखने से नव्या का मतलब था कि अथर्व के साथ जब मणि है तो उसे अकेले लंच करने की क्या जरूरत है। और उसका इशारा समझते हुए अथर्व कहता है, वो तो अपनी जीएफ के साथ जा रहा है, तो मैं तो अकेला रह गया ना, अब बताओ चले। अथर्व के समझने पर नव्या समझ गई थी और उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो अथर्व के साथ कार की बैक सीट पर बैठ गई, पर यहाँ पर मणि परेशान हो रहा था। अब वो अपने बॉस के लिए अपनी जीएफ कहाँ से लाएगा? वो तो जानता ही नहीं था कि उसके बॉस उसे कहाँ ले जाने वाले थे, तो वो आगे क्या झूठ बोलेगा अपनी जीएफ के लिए? और अगर उसने झूठ नहीं बोला तो अथर्व उसे छोड़ेगा नहीं। उसे वैसे ही आज काफी टाइम बाद नव्या के साथ ठीक से लंच करने को मिलने वाला था। उसने मिरर से अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व ने उसे एक अजीब सा लुक दिया
और उसे गाड़ी चलाने को कह दिया। उस लुक का साफ मतलब था कि कुछ भी करो मुझे उससे मतलब नहीं है, और मणि ये समझते हुए आगे कुछ भी कहे बिना कार चलाने लगा। मणि कार चलाकर जब हाईवे पर आया तब वहां का एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर नव्या की आंखों में चमक आ गई, और उसकी आंखों की चमक अथर्व की आंखों से भला कैसे छुपाती। उसने तुरंत मणि को कार रोकने को बोल दिया। कार रुकते ही वो अपनी सीट से उतर गया। नव्या भी उसे उतरता हुआ देखकर जल्दी से उतरने लगी, पर उससे पहले ही अथर्व उसके साइड में आ गया और उसके लिए कार का डोर खोलते हुए स्माइल से बोला, लेडीज फर्स्ट। नव्या को बस अथर्व का यही बिहेवियर अच्छा लग रहा था, जिसकी वजह से वो अथर्व के पास से जाना ही नहीं चाह रही थी। अथर्व के गेट खोलने के बाद नव्या कार से उतर गई और अथर्व को देखते हुए प्यार से बोली, थैंक यू मिस्टर रॉय। अथर्व ने भी उसे एक स्माइल पास किया और उसके साथ रेस्टोरेंट में चला गया। नव्या भी उसी के साथ चलने लगी और पीछे बेचारा मणि अकेला रह गया। दूसरी तरफ, डैमट, अगर वो कंपनी से ही चली जाएगी तो फिर मेरे प्लान का क्या होगा। मैं उसके क्लाइंट भी नहीं हो पाया हूं अभी, और वो अभी से जा रही है। वे कपिल था जो कि गुस्से में बोले जा रहा था। अपने केबिन में अकेला बैठा हुआ कपिल मीटिंग में अथर्व की कही गई शर्तों के बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि अगर अथर्व उसके सामने कंपीशियन करने पर उतर गया तो वो नव्या को बिल्कुल ही भूल जाए। और यही सब सोचते हुए उसका दिमाग खराब हुए जा रहा था। वो किसी भी हालत में नव्या को यहाँ रोकना चाहता था, और नव्या को तो अथर्व ने अपनी कंपनी ने काम करने का ऑर्डर दे दिया था, और मिस्टर मेहरा ने भी नव्या को वहां जाने की परमिशन दे दी थी। अभी वो अपने में उलझा हुआ था कि उसे काव्या की कॉल आया। उसकी कॉल दिखते ही कपिल के फेस पर चीड़ आ गई। उसने वो कॉल कट कर दिया और अपना फोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दिया। दूसरी तरफ राठौर मैंशन में आर्यन अपनी मोम ज्योति जी के पास बैठा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। जैसा डॉक्टर ने उसे बताया था वो सुन तो सकती थी, पर बोल या फिर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दे सकती थी। आर्यन ने उनसे कहा, आपको मेरा बचपन बहुत याद आता है ना, मेरी परछाई ही मैं आपके साथ आपके पास ले आऊंगा। बिल्कुल मेरी तरह है वो मोम। अभी थोड़ा सा नाराज है मुझसे, पर मैं उसे जल्दी ही मना लूंगा और आपके पास लेकर आऊंगा आपसे उसे मिलवाने के लिए। प्लीज मोम जल्दी उठ जाओ ना। आर्यन के ये कहते हुए ही आंखों से आंसू आ गए थे। कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट उसके माँ बाप ही होते हैं। भले ही आर्यन, करिश्मा या नव्या किसी के भी साथ चाहे कैसा भी व्यवहार क्यों ना किया हो, पर वो अपनी मोम को लेकर बहुत फिक्रमंद था। और अभी जब वो कोमा में थी तो वो अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। आर्यन की मोम को आर्यन ने कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। हमेशा उनके एक कहने पर चलने वाला आर्यन आज उनके मुंह से ऑर्डर सुनने को तड़प रहा था। वही कोई दरवाजे के पास खड़ा हुआ था और आर्यन की सभी बातों को सुनकर हैरान था। ये आर्यन के डैड थे जो कि आर्यन के मुंह से बेटा वाली बात सुनकर हैरान हो गए थे, पर जल्दी ही उनके चेहरे के भाव बदले और वो आर्यन की तरफ तोड़ते हुए आए। उन्होंने प्यार से आर्यन से पूछा, आर्यन तुम्हारा बेटा आर्यन कहाँ है वो, और उसकी माँ कौन है। आर्यन सबसे पहले तो अपने डैड के इसे अचानक आने से हैरान था, और अब उसे अपने डैड के सवालों पर हैरानी हो रही थी, पर जवाब तो देना ही था। आर्यन ने अपना सिर झुकाए हुए कहा, डैड वो आरव है, मेरा बेटा, मेरा और नव्या का बेटा। आर्यन ने उतना ही कहा था कि उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। आर्यन को अपने गाल पर जलन महसूस हुई, पर उसने अपनी आंखों को ऊपर नहीं उठाया। वो इसी सिर झुकाकर खड़ा रहा। जब थोड़ी देर तक उस पर कोई दूसरा हमला नहीं हुआ तब उसने अपना सिर ऊपर किया, लेकिन एक और बार उसके मुंह पर तमाचा ही पड़ा। अब आर्यन को ये थप्पड़ क्यों पड़ा ये आपको कल पता चलेगा। तब तक के लिए आप सब गेस करो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। रेस्टोरेंट में, और बताओ क्या खाओगी। मैं अम्मम आओ मेरे लिए कुछ चाइनीज ऑर्डर कर दो, वो अच्छा रहेगा। ओके तो चाइनीज ही मनवाता हूँ। आप क्या खाओगे। सोच रहा हूँ कि चाइनीज ही मनवा लो ना, वो बहुत टेस्टी होता है। मैम शायद होता हो, मैंने कभी भी नहीं खाया है। ट्राई तो करके देखो ना आप। हाँ सोच तो रहा हूँ। सोचना क्या, फाइनल है आप भी चाइनीज ही खाओगे। ओके चाइनीज ही खाते हैं। ये बच्ची ही हो पूरी। अथर्व के ये कहते ही नव्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और अथर्व उसे देखता रहा।
सच में उसकी जान कब इस लड़की में बसने लगी थी उसे खुद को नहीं पता था। पर अब जब उसे ये पता था कि नव्या के साथ क्या क्या हुआ है, वो ये सब जानकर नव्या पर अपनी जान छिड़कने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद ही दोनों का खाना आ गया था। अथर्व और नव्या साथ ही खाना खा रहे थे। नव्या के खाना खाते हुए ही अथर्व ने कहना शुरू किया, अथर्व, अब कैसा है तुम्हारा बेटा? नव्या, वेस तो ठीक है पर हाँ मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अथर्व, कोई भी हो सकता है, आखिर बच्चा ही है वो अभी। नव्या, वही तो, कितना रो रहा था कल वो। ये कहते हुए नव्या के फेस पर आरव के लिए चिंता साफ दिख रही थी। और ये देखकर अथर्व के मन में भी आरव के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। उसने कल देखा था कि आखिर कैसे आरव कल बेहोश हो गया था। अथर्व, उसका ख्याल रखना। नव्या, हम वेस तो वो खुद ही बहुत समझदार है। मुझे शुरू से ही उसने बहुत कम परेशान किया है। अथर्व, वेस तुमने उसका नाम नहीं बताया। नव्या, आरव नाम है उसका। अच्छा है, नाम मैंने रखा था। अथर्व, हाँ अच्छा है, चलो जल्दी खाओ। इतना सुनते ही नव्या भी अपने खाने पर फिक्स करने लगी, पर रह रहकर उसकी नजरें बार बार अथर्व पर जा रही थी। मेहरा मैंशन पूजा रूम के बाहर खड़ी हुई थी और आरव को खेलते हुए देख रही थी। आरव की कंडीशन अब पहले से बहुत बेहतर थी और पूजा उसको देखकर खुश हो रही थी। उस बेचारी को तो अपने बच्चे का अरमान था और वो अभी तक हुआ नहीं था, इसलिए वो आरव में अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। पूजा आरव को देख रही थी और काव्या पूजा के पीछे खड़ी हुई है, एक एविल स्माइल लिए घूर रही थी। उसे भी पता था कि पूजा को बच्चे का कितना अरमान है, पर उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानती थी। पर जो भी कुछ था वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था। काव्या ने अपने मन में ही सोचते हुए कहा, ओहो पूजा, कब तुम अपने दिल से ये बच्चे के अरमान निकलेगी और कब मुझे थोड़ी शांति होगी। इतना कहकर काव्या वहां से चली गई। काव्या वहां से अपने रूम में गई और किसी को कॉल किया और थोड़ा सा डांटते हुए बोली, मेरे मेडिसिन अभी तक नहीं आए हैं, कहाँ हो तुम? ड्यू से तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर काव्या के फेस पर कुछ भाव आए। फिर उसने कहा, ठीक है मिल जाएंगे तुम्हें पैसे, पर किसी के भी सामने ये सब नहीं आना चाहिए, वरना तुम और मैं हम दोनों ही बुरी तरह से दस जाएंगे। वैसे ही वो उस पर बहुत ध्यान दे रहा है। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा गया जिसे सुनकर काव्या ने कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ अथर्व और नव्या दोनों का ही लॉन्च खत्म हो गया था और अब दोनों को ही अपने अपने काम पर जाना था। नव्या ने अथर्व से बात करना शुरू किया। नव्या, आपका बहुत सारा थैंक यू मिस्टर रॉय। आपकी वजह से कल मेरे बेटे की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने से बच गई। अथर्व, थैंक यू की बात नहीं है नव्या, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। नव्या, सब अच्छे नहीं होते। पेंसिव फेस अथर्व, हम ऐसा भी है। अथर्व, ख्याल रखना अपना। यूटीना के कर अथर्व अपनी सीट से उठा और नव्या के सिर को एक बच्चे की तरह सहला दिया, जिसे अथर्व कोई माँ हो और नव्या उसका बच्चा हो। नव्या ने उसकी इस हरकत पर उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखा, पर कहाँ कुछ नहीं। अथर्व ने भी उसके एक्सप्रेशन दिखे पर बिना उस पर ध्यान देते आगे बढ़ गया। उसे भी अपने ऑफिस में काम था, पर आगे जाकर वो रुका और वापस नव्या की तरफ मुड़ा जो कि उसको ही देख रही थी। अथर्व वापस चलकर उसके पास आया और उसके ऊपर हल्का सा झुक गया। नव्या के लगा कि शायद अथर्व उसे किस करेगा और अथर्व का जेस्चर भी कुछ इसी तरह का था। अथर्व को अपने ऊपर झुकता हुआ देखकर नव्या की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। वो तो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और अथर्व के उसे किस करने का इंतजार कर रही थी। पर जब उसे काफी देर कुछ भी महसूस नहीं होता तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही नव्या के सामने अथर्व खड़ा हुआ था जो कि अपने हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर इस वक्त उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसे देखते हुए नव्या को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। नव्या ने सोचा हर वो उसे किस करने ही नहीं वाला था तो उस पर झुका ही क्यों था फिर, और उसे अपने सवाल का जवाब उसे जल्दी ही अथर्व से मिल गया जो कि कह रहा था, अकेले ऑफिस जाने में प्रॉब्लम होगी, मेरी कार ले जाओ। आइटीना के कर अथर्व वापस से जाने लगा तो नव्या ने उसे रोकते हुए कहा, पर मैं इसे वापस कब करूंगी?
अथर्व, कल कर देना, जब ऑफिस आओगी। उतना कहकर अथर्व ने उसे एक बार देखा और फिर वहां से चला गया और मणि को कार मंगवाने को बोल दिया। अब भाई अथर्व अच्छा खासा रिच था, तो वो कई सारी कारों का मालिक था। इसलिए उसने अपनी कार नव्या को दे दी थी ताकि उसे किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाना पड़े और वो अपने लिए कोई दूसरी कार मंगवा लेगा। जल्दी ही नव्या भी बाहर आई और अथर्व की कार लेकर मेहरा कंपनीज के लिए निकल गए और वही खड़ा हुआ अथर्व उसे पीछे से देखता रहा। इस जगह पर अथर्व नव्या से जानबूझकर थोड़ा सा चिपकर खड़ा हुआ था, इसलिए नव्या ने उसे नहीं देखा। मेहरा कंपनीज। जैसे ही नव्या अपने केबिन में जाती है, उसे अपने केबिन में ही कपिल बैठा हुआ मिलता है, जो उसके आते ही सीट से खड़ा हो गया था। नव्या ने उसे देखा और सोचा, ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? पर वो अपने मन के ख्यालों को झटक कर कपिल के पास जाती है और कपिल को देखकर पूछती है, नव्या, क्या हुआ सिर? आपको कुछ काम था क्या? नव्या ने कपिल को सिर इसलिए कहा था क्योंकि वह दोनों अभी ऑफिस में थे और राहुल को कपिल ने इसी बात पर डांटा भी था, इसलिए नव्या ने उसे शुरू से ही सिर कहा था। कपिल, हाँ नव्या, काम था तुमसे। नव्या, क्या हुआ सिर बताइए। कपिल, नव्या, तुम्हें अथर्व रॉय की कंपनी में काम करने जाने के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। नव्या, पर क्यों सिर, कुछ हुआ है क्या? कपिल, हाँ नव्या, देखो तुम्हारे सेफ्टी के लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम इस ऑफिस में ही रहो। नव्या, मेरी सेफ्टी? मुझे क्या हुआ है सिर? कपिल, देखी नव्या, मैं ये तुमसे अभी कुछ नहीं कहना चाहता था, पर शायद ये तुमसे बताने का सही वक्त है। नव्या, क्या हुआ है बताइए ना। कपिल, नव्या का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठते हुए, नव्या, मैं कब से एक बच्चा चाहता हूँ और देखो ना, मेरी तो शादी को भी इतना समय हो गया है। क्या मेरी ये इच्छा होना गलत है? आखिर किस आदमी को एक बाप होने की इच्छा नहीं होगी? नव्या, अगर ऐसा है तो आपको काव्या मैम को हॉस्पिटल में चेक करवाना चाहिए ना। कपिल, नहीं नव्या, उसमें या मुझ में कोई कमी नहीं है। नव्या, तो फिर? कपिल, काव्या को बच्चा नहीं चाहिए, उसे मैंने कितना ही समझाया है, लेकिन वो न जाने के तैयार हो नहीं है। नव्या, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो आपका पर्सनल मैटर है। कपिल, नव्या, ये अब तुम ही कर सकती हो। नव्या बेचारी तो बस उसकी बात सुनकर हैरान थी। अगर कपिल के बच्चे नहीं हो रहे थे और काव्या बच्चे पैदा करना नहीं चाहती थी तो इसमें वो क्या कर सकती है? वो अभी अपनी सोच में ही गुम थी कि कपिल ने उसकी गर्दन के साइड पर हाथ रखा और बहुत प्यार से उसे सहलाते हुए बोला, कपिल, नव्या, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो। कपिल की बात सुनकर तो जैसे नव्या पर बिजली ही गिर गई थी। वो हक्की बाकी सी होकर कपिल को देखे जा रही थी। वो मन से कपिल को हमेशा से सिर्फ अपना भाई ही मानती थी और यहाँ पर कपिल उससे शादी करने को केज रहा था। नव्या ने अटकते हुए कपिल से कहा, नव्या, सॉरी पर आप पहले से शादीशुदा हैं, मैं किसी का घर नहीं बिगड़ना चाहती। नव्या ने उसे साफ इसलिए माना नहीं किया था क्योंकि वो अभी उनके ही कमेंट में जॉब करती थी। अगर वो साफ मना कर देती तो कपिल उस पर प्रेशर बनाता, शायद उसे जॉब से ही निकाल देता। कपिल, नव्या, मैंने कब कहा कि तुम मुझसे शादी करो? मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक बच्चे को जन्म दो, बदले में तुम जितने पैसे चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। कपिल ने अपने हर एक शब्द को बहुत स्पष्टता से नव्या को कहा था और नव्या ये सुनकर हैरान थी। उस बेचारी ने तो सोचा था कि शायद कपिल बच्चे की चाह में काव्या से थोड़ा गुस्सा हो गया है और जब वो उसे समझाएगी तो शायद कपिल और काव्या के बीच सब कुछ सेटल हो जाएगा। अपनी शादी में आने वाली दिक्कतों के कारण ही कपिल उससे शादी करने को केज रहा था, लेकिन कपिल ने तो उसे और ज्यादा गिरा हुआ महसूस करवा दिया था। कपिल उससे सिर्फ एक बच्चा चाहता था और उसके लिए वो उसे कीमत भी देने को तैयार था। क्या नव्या की यही इज्जत थी मेहरा फैमिली में? क्या नव्या को कपिल इतना बुरा समझता था कि वो उसे सिर्फ बच्चा पैदा करवाकर छोड़ने की सोच रहा था? नव्या को ये सोचकर ही खुद से ही घिन आ रही थी। क्या इसका कैरेक्टर इतना ज्यादा गंदा था कि हर कोई उसे सिर्फ यूज करके छोड़ दे? नव्या की आंखों से अपने आप ही आंसू आ गए थे, पर अब वो पहले वाली नव्या नहीं थी, वो अब काफी हद तक बदल चुकी थी।
इसलिए नव्या ने अपने आंसू झट से पूछे और कपिल पर मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर कपिल मेहरा, अगर आपको इतनी ही ज्यादा बच्चे की चाहत है तो आप एक काम करिए ना, अनाथ आश्रम जाकर देखिए कितने ही बच्चों को माँ बाप की जरूरत है, और आपको भी तो बच्चों की इतनी चाहत है, आप दोनों का ही अच्छे से भला हो जाएगा। आपको बच्चे मिल जाएंगे, आपकी पत्नी को बच्चा पैदा भी नहीं करना पड़ेगा और उन बच्चों को भी माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। कपिल नव्या की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, नव्या, अपना खून अपना ही होता है। भले ही अनाथ आश्रम में ढेरों बच्चे हो लेकिन फिर भी लोग उन्हें गोद लेने के बजाय खुद का ही बच्चा चाहते हैं, और यही मैं चाहता हूँ। नव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कपिल ही था। वो अपने बचपन के समय में कितना ज्यादा स्वीट था, और आज के समय का कपिल कितना ज्यादा स्वार्थी था। अब नव्या को उससे अपना पीछा छुड़ाना था, इसलिए वो थोड़ा सा तेज आवाज में कहती है, मिस्टर कपिल मेहरा, आपने कहा था न कि आप मुझे आपके लिए बच्चा पैदा करने की मुंह माजी कीमत देंगे। तो सुनिए, मैं खुद अपना खर्चा उठाती हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, और मुझे आपके इस ऑफर की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, बेहतर होगा कि आप आज के बाद किसी और लड़की को ऐसा घटिया ऑफर नहीं देना, क्योंकि मैं तो इज्जत की वजह से चुप रह गई, पर अगर कोई और होती तो अब तक आपके एक खींच कर थप्पड़ लगा देती। इतना कह कर नव्या इसकी एक भी सुने बगैर ही वहां से चली जाती है। राठौर मैंशन। आर्यन अपने डैड के सामने सिर झुकाकर खड़ा हुआ था और उसके डैड उसे अब तक कई थप्पड़ मार चुके थे, पर आर्यन ने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था। जब आर्यन के डैड उसके मरते हुए थक गए तब उन्होंने चीखते हुए आर्यन से कहा, कैसे हुआ आर्यन, मैंने तुमसे कहा था ना, उस लड़की को सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलना चाहिए। इस बदला लिया तुमने उससे। अरे जाओ, नकारा हो तुम, कुछ नहीं कर सकते। आर्यन, डैड ऐसा कुछ नहीं है। भले ही आज हमारा एक बेटा है पर नव्या अब भी मेरे पूरे कंट्रोल में है। मिस्टर राठौर, ओह वो तुम्हारे कंट्रोल में है? कैसे? अरे वो तुम्हारे कंट्रोल में तभी भी नहीं थी। अगर होती ना तो आज को तुम्हारा बेटा नहीं होता। उसको जब वो पिल्स खिलाए थे तभी उसका बच्चा मर जाना चाहिए था। तो आज एक और नया खुलासा। नव्या के साथ आर्यन ने कई बार संबंध बनाए थे और उन सब के बाद वो जबरदस्ती नव्या को पिल्स देता था ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो, और इस सब में इसकी फैमिली भी शामिल थी। तो अब आगे की स्टोरी कल चलेगी, पर हाँ, अब कई लोगों को पता लग जाएगा कि क्यों अथर्व को हीरो होना चाहिए।